नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय और हिंदू को एक दूसरे का पूरक बताया है और कहा है कि भारत में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। यह बड़ा बयान संघ प्रमुख ने रांची के मोरहाबादी में आयोजित संघ समागम में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के अभियान में जुटने की, स्वयंसेवकों के साथ ही आम जनता से भी जुटने की अपील की। और एक ही संस्कृति के प्रभाव में हम जी रहे और इसलिए हम सब एक है और हमारी एकता का जोड़ने वाला सूत्र ये संस्कृति है, जिसको भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, लेकिन जिसका ठीक ठीक वर्णन हिंदू शब्द से होता है। और इस भारत के भलाई बुराई के लिए अपने आप को हिंदू शब्द से जोड़ने वाले जिम्मेवार है, उनका दायित्व है, वो भाग नहीं सकते। भारत का अच्छा हो गया, श्रेय उनको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर भारत में कुछ खराब हो गया तो जिम्मेवारी हिंदुओं की ही मानी जाएगी। और इसलिए भारत को बड़ा करना है तो हिंदुओं को बड़ा होना पड़ेगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके साथ ही हिंदू शब्द की परिभाषा भी बताई कि आखिर हिंदू कौन है। और इस वर्णन को अगर आप दुनिया में जाके करेंगे तो वो ये कहेंगे, हाँ ये भारत से आया है ना, ये हिंदू है इसलिए ऐसे बोलता है। बोलने वाला पूजा कौन सी कर रहा है कोई नहीं देखेगा। बोलने वाला इस्लाम की पूजा का अनुसरण करता हो, ईसाइयत की पूजा का अनुसरण करता हो, लेकिन ये बातें जाकर बोलेगा तो लोग पूछेंगे पहले भारत से आया हो? हाँ भारत से आया हो, हिंदू हो। क्योंकि ये जो विचार है उसके आधार पर ये जो आचरण है, उस आचरण को सदियों तक अपने देश में चलता रखने वाले जो संस्कार है, उनसे जो संस्कृति बनी है उसका नाम भारतीय संस्कृति है, उसका नाम हिंदू संस्कृति भी है। और भारतीय संस्कृति में भारत का निर्देश है, भारत का आकार कम ज्यादा होते रहता है इतिहास के चक्र में, परंतु हिंदू शब्द से उसके मूल्य और आचरण और संस्कारों का ठीक ठीक बोध होता है। और इसलिए भारत का है तो उन सभी को हिंदू विशेषण लगता है दुनिया में। आरएसएस से प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान का बीजेपी ने जहां स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है और झारखंड के अमन चैन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश से बचने की नसीहत दी है। आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान है वो बिल्कुल सही है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप देखें तो इस देश में 80% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है और इस पूरे देश को अगर आगे लेकर चलना है, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है, अल्पसंख्यकों को लेकर चलना है, तो ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी हिंदुओं की होती है। तो उस लिहाज में देश को विश्वगुरु बनाने की जो हमारी परिकल्पना है, तो उसमें हिंदुओं का महती योगदान होता है। तो इस सिलसिले में ये बयान उचित है। 5 साल इनकी सरकार थी तो मोहन भागवत जी को झारखंड में आने का समय नहीं मिला था। जब जहां इनकी सरकार नहीं रहती है, समाज में विद्वेष फैलाना, गंगा जहनी तहजीब पर कुठाराघात करना, ये इन लोगों की फितरत है। भारत देश जो है एक लिखित दस्तावेज है, भारत का संविधान, उस पर यह देश चलेगा, न कि मोहन भागवत जी के सिद्धांतों पर यह देश चलेगा। अपना काम करने आए हैं, काम करें और नौटंकी नहीं करें। झारखंड अगर 80-82 करोड़ की आबादी इस देश में है हिंदुओं की, फिर भी हिंदू कमजोर है क्या? तो आरएसएस कहना क्या चाहती है? बहुसंख्यक वर्ग को कमजोर कि हिंदू होगा, हिंदू हिंदू करने से हिंदू मजबूत हो जाएगा। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ चुनावी माहौल की स्थिति होती है, जिन राज्यों में चुनाव की संभावना होती है, वहाँ एकाएक ये लोग हिंदू हिंदू करने लगते हैं। और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को आरजेडी ने देश को बांटने की साजिश बताया है। बांटना चाहते हैं, इनके पाठशाला में जो सिखाई जाती है वही भाषा ये बोल रहे हैं
और ये तो झारखंड और दिल्ली चुनाव का साइड इफेक्ट लगता है। अब इनको हिंदू याद आ रहा है। अरे इंसान बनेगा ये हिंदुस्तान, इंसान पैदा होता है हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमान नहीं। इंसान बनाइए तभी हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय और हिंदू को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, और यह भी कहा कि भारत में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। ये बड़ा बयान संघ प्रमुख ने रांची के मोरहाबादी में आयोजित संघ समागम के दौरान कही, जहां पर वो स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये मैसेज दिया। और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, आरएसएस के जानकार हैं। मनोज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज मोहन भागवत ने बयान दिया, क्या कुछ मायने हो सकते हैं उनके बयान के? नहीं, इस तरह से नहीं, ये तो शाश्वत जो संघ की सोच है प्रारंभ से, उसी के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इस देश में निवास करने वाले, उनकी उपासना पद्धति जो भी हो, वो चर्च जाते हो या मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, उपासना पद्धति जो भी हो, लेकिन उसकी राष्ट्रीयता हिंदू के नाते ही जानी जाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत पुराना निर्णय आया था कि इस देश का वे ऑफ लाइफ जो है उसको हिंदू कहा जाता है। और प्राचीन काल से, जैसा कि हम इतिहास में भी पढ़े हैं, कि सिंधु से हिंदू इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कहा गया। तो इस नाते उनका कहना है। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी सांसद हैं। राकेश जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से मोहन भागवत ने रांची में ये बयान दिया है, क्या मायने इस बयान के देखे जाएं, और अब ऐसे में संघ की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, एक हिंदू होने के नाते कितनी अहम भूमिका हो जाती है? देखिए, हिंदू समाज एक ऐतिहासिक समुदाय है जिसने सदियों से इस देश की सेवा की है। इस देश के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रधार हिंदू समाज ही रहा है। और जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो उसमें हम किसी भी पंथ को अलग नहीं करते हैं। जो लोग अपने आप को अलग समझते हैं, उनसे भी मोहन भागवत जी की अपील थी कि अपने पूर्वजों, संस्कृति, विरासत के आधार पर अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा समझे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज तक देश में जितने सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार से लेकर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन तक, आप देखें कि हिंदू समाज ही सूत्रधार रहा है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। उसमें 72 डेलीगेट थे। 72 में 59 हिंदू थे, 2 क्रिश्चियन थे, 2 मुस्लिम थे और शेष पारसी थे, यानी 9 पारसी और 59 हिंदू थे। यह दिखाता है कि हिंदू समाज के सामने चुनौती इस बात की है, इस राष्ट्र के सामने जो जो चुनौतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो विरोधाभास है, उसको दूर करने में अहम भूमिका निभाए। और यह अहम भूमिका की बात करके मोहन भागवत जी ने हिंदू समाज, हिंदू संगठन के सकारात्मक भूमिका की बात की है। राकेश जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि जो भी कुछ देश में अच्छा या बुरा, सिर्फ अच्छा ही नहीं, जो बुरा भी हो रहा है उसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं, इसके क्या मायने हैं? उनके कहने का आशय यह है कि हिंदू समाज एक बड़ा समाज और ऐतिहासिक समुदाय होने के कारण यदि इस देश में कोई बुराइयां हैं तो कहीं न कहीं हमारी पहल में चूक रही है। हम उस चूक को जैसे ही दूर करेंगे वो बुराइयां दूर होंगी। लेकिन इसके साथ मोहन भागवत जी ने जो एक और बात कही है, उसके लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उन्हें बधाई दी जानी चाहिए कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के बीच में जो उन्होंने एक अंतर रेखांकित किया है, जो कार्य दुनिया के समाजशास्त्रियों को करना चाहिए था, वो मोहन भागवत जी ने किया है। कि राष्ट्रवाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह अवधारणा आया जिसके कारण कटुता, प्रतिद्वंदिता और आधिपत्य की का भाव आया, साम्राज्यवाद आया, फांसीवाद और नाजीवाद आया। भारतीय परंपरा में राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्रीयता का स्थान है, जो एक सकारात्मक शब्दावली और अवधारणा है जिसमें राष्ट्रीय चरित्र का प्रदर्शन होता है, जिस राष्ट्रीय चरित्र में संस्कृति, विरासत और उसका दुनिया के समुदाय में उसकी भूमिका। इसलिए मोहन भागवत जी का यह कथन आज समाजशास्त्रियों के बीच एक नए विमर्श को जन्म देगा और मैं इसे कोर्स करेक्शन मानता हूँ, पैराडाइम शिफ्ट मानता हूँ समाजशास्त्र के विमर्श में।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बयान कई मायनों में अहम हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने रांची में ये बड़ा बयान दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीय और हिंदू एक दूसरे के पूरक हैं और देश में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात जो है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। खबर है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी दिल्ली में प्रशांत किशोर से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार कल रात दिल्ली में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। दिल्ली में होने वाले इस सियासी मुलाकात के मायने भी हैं, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और मुकेश सहनी लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं और मोर्चाबंदी की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। यह मुलाकात अहम इसलिए भी हो जाती है कि शरद यादव ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता होंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। और महागठबंधन के नेताओं की प्रशांत किशोर से मुलाकात पर आरजेडी का कहना है कि इससे उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उन्हें कोई मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में सबको एक दूसरे के साथ मिलने का अधिकार है। हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद कुछ बड़ा हो। और नेता है तो राजनीतिक व्यक्ति अगर दो मिलते हैं तो इसमें हम लोग को, ये इसमें बुराई क्या है, या हम लोग को क्या इसमें कुछ कहना है। दोनों मिले हैं, अब क्या बात किए हैं वो दोनों बताएंगे। लगातार राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों को तो कभी इवेंट मैनेजर की जरूरत पड़ी नहीं है, प्रोफेशनल लोगों की। अब दो व्यक्ति हैं, वो क्या बात किए ये उनका विषय है। कौन नेता क्यों मिलने जा रहे हैं, इसका स्पष्ट जवाब तो वही दे सकते हैं। यहाँ भी इन नेताओं ने शरद यादव जी से मुलाकात की थी बंद कमरे में, और शरद यादव जी ने घोषणा कर दिया कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। तो हो सकता है इस मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर जी भी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी, मांझी जी भी यह घोषणा करें कि बिहार में महागठबंधन के साथ वो रहेंगे, जिसकी अगुवाई राजद और कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये एक सामान्य बैठक है। और हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमितेश, पहले सैनी और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का शरद यादव का नाम आगे करना, और अब प्रशांत किशोर से मुलाकात करना, और वो तब जब शरद यादव ने तेजस्वी का नाम आगे कर दिया है। किस तरीके के मायने निकाले जाएं आगे, और क्या कुछ आगे सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है? देखिए, सवाल है उसमें आरजेडी साफ कर दिया, तेजस्वी यादव ही उसके चेहरे होंगे। उसके बाद शरद यादव के नेतृत्व में मुकेश सहनी और मांझी और कुशवाहा ने एक अलग नेतृत्व बनाने की कोशिश की थी, प्रेशर की उनकी, लेकिन वो असफल कर दी शरद यादव ने। जब शरद यादव ने साफ किया कि तेजस्वी यादव चेहरा हमने और अपने चेहरे को यादव ने पीछे कर दिया है, तो एक नया रूप देखने को मिला है। उपेंद्र कुशवाहा और उनके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधवानंद दोनों की कल मुलाकात हुई रात में किशोर से। तो उसके बाद आज जो मीटिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात आज शाम को हो सकती है। तो एक नई रणनीति पर विचार जरूर हो रहा है। खासतौर से आरजेडी जो एक अगर देखा जाए तो लिया है तेजस्वी यादव के नाम पर लगा करके इन काम को लगा है कि उनसे सम्मति नहीं ली गई, उनसे बात नहीं की जा रही है, इसीलिए एक पैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं लिट्टी चोखा की, जो एक बार फिर चर्चे में है। लिट्टी चोखा खाने पर विपक्ष का वार। पीएम के लिट्टी चोखा खाने पर संग्राम। विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ पिटवार। मांझी तेजस्वी कुशवाहा के विशेष सवाल।
पीएम की लिट्टी से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? तो पीएम मोदी के लिट्टी चोखा खाने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस अंदाज का कई बिहारी नेता दीवाने हो गए हैं। नेताओं ने पीएम को ट्वीट कर बधाई भी दी है। बधाई देने वालों में बीजेपी के अलावा एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों के नेता भी शामिल हैं। लेकिन विपक्षी दलों को शायद ये रास नहीं आ रहा है और वो इसे बिहार चुनाव से पहले के सियासत से जोड़ रहे हैं। और अब बात करें अगर तेज प्रताप की, तो सबसे पहले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और तंज कसते हुए कहा कि कतनो खैबे लिट्टी चोखा, बिहार ना भूली राउर धोखा। वहीं आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि जिसमें यह लिखा गया है कि आपको लिट्टी चोखा खाते देखना अच्छा लगा, आपसे विनती है कि बिहार के विकास के लिए फंड रिलीज कर दें। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन को पसंद करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री आपसे सवाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार के पेंडिंग फंड्स कब तक मिलेंगे। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, बाढ़ राहत फंड और आयुष्मान भारत के ऊपर उन्होंने बात कही है। मांझी भी पीछे नहीं है इस तंज में। भला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कैसे पीछे रहते। मांझी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी लिट्टी चोखा खाने के लिए धन्यवाद। लिट्टी चोखा खाने को क्या बिहार चुनाव की घोषणा माना जाए? आपको राज्यों की तभी याद आती है जब वहां चुनाव होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बिहार की याद आई, इसके लिए सहर्ष आभार। उम्मीद है कि बिहार आने से पहले बकाया भुगतान कर देंगे। विशेष राज्य, विशेष पैकेज, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान जल्द जारी करवा दिए जाएंगे। नीतीश जी कुछ ना मांगेंगे तो बिहार के इस लिट्टी चोखा ने अपने स्वाद की चटकारे से बिहार की ट्विटर राजनीति में जायके का तड़का लगा दिया है और ट्विटर पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। तो पीएम की लिट्टी चोखा पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का कहना है कि पीएम को चुनाव के दौरान लिट्टी चोखा की याद आई है। लिट्टी चोखा को तो लालू जी ने फेमस किया। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि लिट्टी चोखा खाकर पीएम मोदी ने बिहार का मान बढ़ाया है। लिट्टी चोखा तो लालू प्रसाद जी का ब्रांड था। उन्होंने लिट्टी चोखा को विश्व में, देश दुनिया में इतना बनाया, फेमस व्यंजन, बिहारी व्यंजन का। तो लालू प्रसाद जी के लिट्टी चोखा को आप खा तो लीजिए, लेकिन जनता ये पचा नहीं पा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लिट्टी चोखा खाकर जो हमारा बिहार का सम्मान था उसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग को दर्द हो रहा है और बिहारी हर हिस्सा में, खाने में ही नहीं, हर जगह आगे। देखिए, विपक्ष को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम से ही डर लगता है। हम तो ये कहते हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा खाएंगे और 2020 में एनडीए को जिताएंगे। तो प्रधानमंत्री के लिट्टी चोखा खाने के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम के लिट्टी से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। लिट्टी चोखा को चुनाव से आखिर विपक्ष क्यों जोड़ रहा है? सवाल यह भी है कि पीएम के खान पान विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है उनके खान पान को लेकर। क्या विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, मुद्दों का अभाव हो गया है? और क्या बिहार चुनाव को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिट्टी खाई है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यह सवाल विपक्ष उठा रहा है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस मुख्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई है। राजीव ब्रह्मर्षि नाम के एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की है। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने आग को बुझा दिया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। युवक ने फेसबुक पर आत्मदाह का ऐलान किया था। हिंदू पुत्र संगठन का संरक्षण बता रहा है अपने आप को ये युवक। पटना पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगा रहा है। फुलवारी शरीफ उपद्रव में फंसाने का आरोप लगाया है इस युवक ने, और इसी को लेकर उसने आत्मदाह करने की कोशिश की है।
और अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है, एक युवक है राजीव बरमसी, उसने पटना पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए हैं। फुलवारी शरीफ में जो उपद्रव हुआ था उसमें फंसाने का आरोप लगाया है। उसके अलावा कई मामले हैं जिसमें युवक का ये कहना है कि पुलिस बेवजह जो है निर्दोष लोगों को फंसा रही है और अपने दामन पे लगे दाग को छुपाने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी शिकायत इसने जिले के पुलिस कप्तान से लेकर के पुलिस मुख्यालय में बैठे शीर्ष अधिकारी जो है उन तक इसने किया। लेकिन आपके पास लौटेंगे अमित, लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पटना में आत्मदाह की कोशिश की गई है, हालांकि पुलिस ने आग को बुझा लिया। उसके बाद इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू युवक संरक्षक का जो है ये माना जाता है और एक शख्स ने इस दौरान आग लगाई है। दरअसल इसने फेसबुक पे ये चीजें डाली थी कि वो आत्मदाह की कोशिश करेगा, आत्मदाह करेगा, और पुलिस मुख्यालय के सामने उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिसकर्मियों ने आग को तुरंत बुझा दिया और उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पटना में पुलिस मुख्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई है, जिसकी तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस युवक की जो भी मंशा थी उसमें कामयाब नहीं होने दिया, आत्मदाह की कोशिश को नाकाम कर दिया और आग को बुझा दिया है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लखीसराय की, जहां के नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने और जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन ने मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र के बरमसिया नया कोड़ासी गांव में एएसपी अभियान ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नक्सलियों द्वारा समाज में किए जा रहे जुल्मों को दर्शाया, साथ ही लोगों से नक्सलियों का विरोध करने की अपील भी की। इस दौरान एएसपी अभियान ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि समाज के लोग नक्सलियों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं और पुलिस की मदद करें। पुलिस से लड़ाता तो मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, और अगर आप लोग देना चाहें तो नक्सल के संबंध में गुप्त सूचना दे सकते हैं। उसको बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और कार्रवाई होगी। ये क्षेत्र जितना विकास करेगा तो उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोग तो 2 साल 3 साल में नौकरी करके चले जाएं, लेकिन रहना यहाँ आप ही लोगों को है। और न्यूज 18 अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।